हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, यह साइंस का फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट का तीसरा वीडियो है। आज हम लोग बात करेंगे इस तीसरे वीडियो की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए डेली की तरह वन थाट जो आपको अंदर से मोटिवेट बनाए रखे। जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। सपना तो हर कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए। कहने का मतलब है कि जब तक इंसान के अंदर जुनून नहीं होगा तब तक वह किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। जैसे कि कहने की बात है, इलाहाबाद में जो यूपीएससी के स्टूडेंट होते हैं, आईएएस पीसीएस की कोचिंग चलती है, तो लोग निकलते हैं घर से सोच कर कि यही कि हम साल भर में 2 साल में मेहनत कर लेंगे, हो जाएगा। वह एक चिंगारी लेकर निकलते हैं, उस चिंगारी को भड़कने ही नहीं देते हैं, ज्वाला बनने ही नहीं देते हैं। 1 साल मेहनत करेंगे अच्छे से ढंग से, फिर दूसरे साल थोड़ा-सा करेंगे, लेकिन जैसे ही उनका मोरल डाउन होता है, वह उसको भूल कर भटक के दूसरे पथ पर चले जाते हैं। उनको लगता है कि अब कहीं और छोटी-सी नौकरी ही मिल जाए। ठीक है, करना चाहिए, लेकिन अपने अंदर के जुनून को वैसे ही भड़काना चाहिए जैसे एक ज्वालामुखी। जब तक वह जुनून नहीं आएगा तब तक आप किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है, फिर घटता है। नेक्स्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी में 5 ऑप्शन देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट देखते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। ऑप्शन है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो किसी भी डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में बताना हो या केल्विन में बताना हो या रोमन्स में बताना है तो इस फार्मूले से आप वहाँ से बता सकते हैं। C-0/100 इज इक्वल टू के अर्थात केल्विन -273/100 बराबर है F-32/180। F मतलब फ़ारेनहाइट बराबर R-0/80। किसी भी जो वैल्यू है यहाँ से आप निकाल सकते हैं। सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को रोमर्स में, किसी भी चीज़ में बदल सकते हैं क्योंकि सभी इक्वल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है। ऑप्शन है शीतल जल से, उबलता जल, गर्म जल, बर्फ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उबलता जल। क्योंकि उबलते हुए जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो वह उसको बुझा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होता है। ऑप्शन है उबलता जल, भूमि और समुद्री मंद पवन, वात्या भट्ठी के चारों ओर वायु का परिसंचरण, बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतत सतह का गर्म होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना। नेक्स्ट है, उष्मा हानि बराबर उष्मा वृद्धि उष्मा हानि बराबर उष्मा वृद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किससे निरूपित होता है। ऑप्शन है तापीय संतुलन का सिद्धांत, रंगों का सिद्धांत, कैलोरीमिति का सिद्धांत, वाष्पन का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलोरीमिति का सिद्धांत। अगला है, केल्विन तापमान अर्थात टी और सेल्सियस तापमान टीसी के बीच सही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है ए 2 स्वतंत्र तापमान स्केल हैं, बी टी इज इक्वल टू टी सी, टी इज इक्वल टू टी सी माइनस 273.15,
T बराबर TC प्लस 273.15। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो T बराबर TC प्लस 273.15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सेल्सियस का मान 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? ये आपको बताना है। जो हमने रिलेशन बताया CFR, उससे हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है? ऑप्शन दिया है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रयुक्त में से कोई नहीं या प्रयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शन है ठोस एवं द्रव में, ठोस एवं निर्वात में, गैस एवं द्रव में, निर्वात एवं गैस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस एवं द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड C तथा फ़ारेनहाइट F हो तो C बार तथा F बार, यदि C बार तथा F बार का संबंध F बराबर 9/5C प्लस 32 हो तो F बार तथा C बार का संबंध होगा। तो ऑप्शन दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। कारण है हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो हल्के रंगीन कपड़े जो है गर्मी में वरीयता दी जाती है, सही है। गर्मी में हमें रंगीन कपड़ों को पहनना चाहिए, वो भी हल्के। और कारण है हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, बिल्कुल सही है। वो रंगीन कपड़े क्या करेंगे, ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, ये कम अवशोषित करते हैं। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। कारण है ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। इसमें बताना है कौन सा सही है। तो ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है, बिल्कुल सही है। ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के व्याख्या नहीं करते हैं। तो इसका मतलब कौन सा सही होगा, बी वाला। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन है ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है। नेक्स्ट है फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट है फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट है फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है जिससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया किससे संबंध मामला है? ऑप्शन है चार्ल्स नियम, न्यूटन के शीतलन नियम, ऊष्मा विनियमन के नियम, ऊर्जा के संरक्षण के नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा के संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, पहले घटता है और तब बढ़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पानी को जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक उबाला जाता है जब 4 डिग्री सेल्सियस पर पहले घटता है उसका आयतन, फिर बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है।
उनकी विशिष्ट ऊष्मा से, उनकी गुप्त ऊष्मा पर, उनके अपने अपने तापमान पर, ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके अपने अपने तापमान पर। अगला प्रश्न है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि भाप का ताप बहुत अधिक होता है। भाप एक प्रकार से गैस है तथा यह कार्य को शीघ्रतापूर्वक निर्गमन करती है। भाप में गुप्त ऊष्मा, गुप्त ताप होता है। शरीर के कायक में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाप में गुप्त ताप या गुप्त ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें संवहन होता है? ऑप्शन है केवल ठोसों और द्रवों में, केवल द्रवों और गैसों में, केवल गैसों और ठोसों में, ठोसों द्रवों और गैसों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल द्रवों और गैसों में। संवहन केवल द्रव और गैसों में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, ऑप्शन है काला और खुरदरा, काला और मसृण, सफेद और खुरदरा, सफेद और मसृण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काला और खुरदरा। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कब करता है? तो जब वह काला और खुरदरा हो, जब उसका सतह काला और खुरदरा हो। अगला प्रश्न देखते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है ग्राम, किलोग्राम, प्रतिशत, अनुपात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिशत में। अगला प्रश्न देखते हैं, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। रीजन क्या है? ऑप्शन है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। नेक्स्ट है पानी की पाइपों में संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, उपयुक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही रहता है। मतलब कि वह तापमान बताइए जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान बराबर हो। इस ऑप्शन दिया है 40 डिग्री, -40 डिग्री, -34 डिग्री, -140 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा, पारद थर्मामीटर के द्वारा, अधिकतम पठन थर्मामीटर के द्वारा, न्यूनतम पठन थर्मामीटर के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा। सबसे कम से कम तापमान एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, थर्म किसका यूनिट है? थर्म किसका यूनिट है? शक्ति का है, उष्मा का है, प्रकाश का है, दूरी का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्मा का मात्रा यूनिट है। तो उष्मा का यूनिट क्या हो जाएगा? थर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, परम शून्य ताप, परम शून्य ताप क्या है? ऑप्शन है किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। परम शून्य ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है। सबसे कम तापमान जो होता है वो परम शून्य ताप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, ऑप्शन है ऊष्मा मापता है, तापक्रम मापता है, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तांबे के टुकड़े को तथा कांच के टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण है तांबे का घनत्व
कांच के घनत्व से अधिक होता है। इसका राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाएगा। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। बिल्कुल सही है। तांबे का घनत्व तो कांच के घनत्व से अधिक होता है, ये भी सही है। दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे को स्पष्टीकरण नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। डेजर्ट कूलर डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? ऑप्शन है उष्ण वायु प्रतिस्थापन के द्वारा, वायु निर्जलीकरण, वाष्पन शीतलन के और वायु पुनर्जलीकरण के। तो डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो वाष्पन शीतलन के द्वारा। कोई भी चीज़ ठंडा कब लगती है? जितना वाष्पित होगी उतना हमको फील होगा। जैसे घड़ा होता है, पानी क्यों ठंडा करता है? तो जितना वाष्पन वो वाष्पित करता है उतना वो ठंडा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि ऑप्शन है पंखा ठंडी हवा देता है, नेक्स्ट है हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, नेक्स्ट है हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है, नेक्स्ट है हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। अभी जस्ट हमने बताया है कि घड़ा पानी क्यों ठंडा करता है, जितना वो वाष्पित करता है उतना ठंडा करता है। कभी आपने फील किया होगा जब आपको पसीना बहुत ज़्यादा होता है तो आप भीग जाते हैं, इसके बाद आपको खूब ठंडा रिलीफ होता है। तो जितने वाष्पन की दर जितनी तेज होगी उतना ही आपको रिलीफ महसूस होगा, ठीक है, उतना ही आपको ठंडा महसूस होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। हम इसके अभ्यस्त हैं, हमारी हड्डियां काफ़ी मजबूत हैं और इस दबाव को सहन कर सकती है। हमारे सिर का सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसलिए हमको वायुमंडलीय दाब पता नहीं चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि ऑप्शन है बादल पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं, बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं और रात को गर्मी का विकिरण करते हैं, नेक्स्ट है बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, नेक्स्ट है बादल हवा की गति को अवरुद्ध करके उष्णता उत्पन्न करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बादल पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा विकिरण को रोकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, ऑप्शन है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। जो एसी लगी होती है उसमें संपीड़ित गैस ही छोड़ा जाता है जिसकी वजह से कमरा ठंडा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत बताना है? एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, तो बिल्कुल सही है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल गलत है, तो असत्य ही बताना है हमको। बाकी ये दोनों सही है, देख लेते हैं। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है, सही है। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? ऑप्शन है नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा, वही रहेगा। नीचे गिरना या ऊपर उठना पानी के तापक्रम पर निर्भर करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वही रहेगा। क्योंकि जब गिलास में कोई बर्फ का टुकड़ा डालते हैं तो वह पहले से ही अपने वेट के बराबर जल को विस्थापित कर देती है, अपने वेट के बराबर जल को विस्थापित कर देती है, तब वह पिघलने के बाद वह उसकी मात्रा उतनी ही रहेगी, अर्थात गिलास से पानी बाहर नहीं गिरेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शीत कोष्ठ में
भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि ऑप्शन है सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती है। नेक्स्ट है पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट है श्वसन की दर घटा दी जाती है। नेक्स्ट है आर्द्रता बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन की दर घटा दी जाती है। फ्रिज में हम कोई खाना रखते हैं 2-3 दिन तक खा सकते हैं, सब्जी रख सकते हैं 2-3 दिन तक। फ्रिज में क्या होता है, श्वसन दर को घटा दिया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है, पुनः बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। जितनी भी हवा तेजी से बहेगी और उसका तापमान बढ़ता है तो वह जलवाष्प को अधिक मात्रा में ग्रहण करेगी, जल उतनी ही मात्रा में वाष्पित होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन है सही नहीं अर्थात गलत बताना है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, यह सही है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है। वायु में ध्वनि का जो वेग है वह दाब पर निर्भर नहीं करता है, केवल ताप पर निर्भर करता है। नंबर सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, तो यह गलत है। नेक्स्ट है आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है, यह सही है। यह वाला गलत है और बाकी सब सही है। इसमें मैं बताना था कौन सही नहीं कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वायु में ध्वनि तरंग होती है। ऑप्शन है तिरछी, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, ध्रुवीकृत, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य। तो वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? ऑप्शन है आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा, गुणवत्ता, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। तो आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एंगस्ट्रॉम इकाई है। ऑप्शन है तरंगदैर्ध्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरंगदैर्ध्य। तो तरंगदैर्ध्य की इकाई एंगस्ट्रॉम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें सही कथन चुनना है, कौन सा सही वो बताना है। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, गलत है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, सही है। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा, बिल्कुल गलत है। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य पीले से, गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिग बिग और से आप याद कर सकते हैं कि किसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की सीमा है। ऑप्शन है 1300 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम से 8200 एंगस्ट्रॉम, 8500 एंगस्ट्रॉम से 9800 एंगस्ट्रॉम। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। तो दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की सीमा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अवरक्त, दृश्य और पराबैंगनी विकिरण प्रकाश के विभिन्न या भिन्न गुण होते हैं। इन विकिरणों या प्रकाश से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत बताना। तो पराबैंगनी विकिरण की तुलना में अवरक्त का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, ये सही है। नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश की तुलना में पराबैंगनी का तरंगदैर्ध्य छोटा होता है, ये भी सही है। हमको गलत बताना है। अवरक्त प्रकाश की तुलना में दृश्य प्रकाश की फोटॉन ऊर्जा अधिक होती है, ये गलत है। दृश्य प्रकाश की तुलना में पराबैंगनी की फोटॉन ऊर्जा कम होती है, ये सही है। तो गलत बताना है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पारा
उच्च आवृत्ति अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगें साधारणतः संचरित की जाती है। ऑप्शन है भू तरंगों के रूप में, आकाश तरंगों के रूप में, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, पृष्ठ तरंगों के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। तो परा उच्च आवृत्ति की तरंगें अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचरित की जाती है। अगला प्रश्न है, टेलीविजन दर्शक दिशा एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। बिल्कुल सही है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है। ये भी सही है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। सही है। इसमें सही बताना है तो तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? ऑप्शन है रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे मतलब कि जिसमें यांत्रिक तरंगों में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है अर्थात गलत बताना है? तो वे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, गलत है, तो यही बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको भी देख लेते हैं, उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है। सही है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशोषित आवेशित कणों से बनी होती हैं। सही है। ये सूर्य से उत्पन्न होती हैं। सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गलत बताना था तो गलत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती हैं, मतलब निर्वात में संचरण नहीं करती हैं? ऑप्शन है प्रकाश, उष्मा, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। ध्वनि तरंगों के लिए गमन के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं थी, उष्मा के लिए भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अतः निर्वात में ध्वनि की तरंगें नहीं चल सकती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन है रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, प्रयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त तरंगों। अगला प्रश्न देखते हैं, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवरक्त, पराबैंगनी, दृश्य, प्रयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त किरणों का। अगला प्रश्न देखते हैं, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? ऑप्शन है अवरक्त किरणों, गामा किरणों, एक्स किरणों, अंतरिक्षीय किरणों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त किरणों। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा अवरक्त किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। अगला प्रश्न है, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? ऑप्शन है जल अपघटक, रोगाणुनाशक, ऊर्ध्वकारक, अवक्षेपक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोगाणुनाशक। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग रोगाणुनाशक के रूप में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? ऑप्शन है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुम्बकीय, प्रत्यास्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। यक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणें ऑप्शन है आवेशित कण हैं, अनावेशित कण हैं, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवेशित कण हैं। तो कॉस्मिक किरणें आवेशित कण हैं, इसमें आवेश होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। अब जब भी देखते हैं तो चैनल पे जो बैंड लगवाना होता है वो 88 बैंड से 108 बैंड तक होता है। ठीक है। तो एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है। अगला प्रश्न है, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ध्वनि तरंग का, एक्स किरण का, परासरप तरंग का,
चुंबकीय तरंग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय तरंग का। तो एमआरआई में चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? जमीन के नीचे सोने का पता लगाने में, बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने में, हृदय रोग का पता लगाने में, धातु को काटने और वेल्डिंग करने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने में। तो एक्स किरणों का प्रयोग बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? तो गामा किरणों में तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन है अवरक्त किरणें, पराश्रव्य तरंगे, दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरणों की। तो सीटी स्कैन में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं सीटी स्कैन के फुल फॉर्म की। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन होता है। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जब तरंगदैर्घ्य चलती है तो ऐसे चलती है, तो ये पूछ रहा है कि यह इसको बोलते हैं श्रृंग। तो इन्हीं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? और यह हो गया आपका गर्त, नीचे वाला हिस्सा गर्त हो गया। ऊपर उठा हुआ श्रृंग, नीचे उठा वाला गर्त। तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य। तो दो श्रृंग अथवा दो गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से निरूपित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल। रेडियो तरंगों का जो परावर्तन होता है आयन मंडल से होता है। आप जानते हैं क्षोभ मंडल में सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं, जैसे बादल का बनना, बारिश होना। समताप मंडल में भी थोड़ा बादल बनते हैं, लेकिन वहाँ से बारिश नहीं होती है। समताप मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है, और यहाँ पे जो हवाई जहाज होते हैं ये समताप मंडल में ही उड़ते हैं। क्षोभ सीमा किसे कहते हैं? तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य जो कन्वर्जन जोन होता है उसको क्षोभ सीमा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और भी स्टैटिक जीके के साथ एंड क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।